जो नेता अपने से भाषण नहीं दे सकता वो देश का कल्याण करेगा। अच्छा, स्थानीय मुद्दों की बात करें। स्थानीय मुद्दे देखिए, आप मेरी बात को समझिए। स्थानीय मुद्दे निश्चित तौर पर मुजफ्फरपुर का जो शिक्षा के क्षेत्र में कैसे हो, जैसे बिहार यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी किसके अंडर में आता है? राज्यपाल के अंदर में आता है। और राज्यपाल किसके अंडर में आता है? केंद्र सरकार के अंदर में आता है। क्या इस राज्य ने 40 में से 39 सांसद मोदी जी को जिता करके दिया? वो मोदी जी एक भी यूनिवर्सिटी बिहार को दिए? मोदी जी ने कभी ये जरूरी समझा कि जिस बिहार ने 39 सांसद मोदी जी को दिया, कभी बिहार के विकास के लिए एक दिन स्पेशल बिहार पर बैठक कर ले? मोदी जी ने सैकड़ों बड़े बड़े मल्टीनेशनल कंपनियों का फैक्ट्री और कल कारखाना गुजरात में खुलवाया है। सारे बड़े बड़े कंपनियों का कॉर्पोरेट ऑफिस गुजरात में जा रहा है। कभी उन्होंने सोचा कि जिस राज्य ने उनको 25 दिया उसको उतना दे रहे हैं, जिस राज्य ने 39 दिया उसको कभी कोई कल कारखाना दे दे? पक्षपात लगता है क्या? निश्चित तौर पे बिहार के लोगों के साथ पक्षपात किया गया और बड़ी शर्मिंदगी होती है। अभी कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री का एक बयान आता है कि जब कोरोना आया तो सारे लोगों ने दरवाजे बंद कर लिए। अरे आप बेवकूफ़ थे, आपके पास माथा नहीं था कि आप जब लॉकडाउन किए तो आपको दिमाग में नहीं था कि इतने लोग बाहर कमाने आए हुए हैं, ये लोग रहेंगे कैसे, खाएंगे कैसे, जिएंगे कैसे, घर जाएंगे कैसे? इसी बिहार के 48 लाख मजदूरों को पैदल चलने पर अगर किसी ने मजबूर किया तो ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। और वो व्यक्ति, उसी व्यक्ति को बिहार ने 39 सांसद दिया और बिहार को क्या दिया बदले में? बेरोजगारी, भुखमरी। आज आप समझिए स्पेशल स्टेटस का मांग बिहार में कब से है? क्यों नहीं दे रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी? क्यों नहीं बिहार के यूनिवर्सिटी का मसला सुधर रहा है? क्यों नहीं बिहार में कल कारखाना आ रहा है? क्यों नहीं बिहार में रोजगार बढ़ रहा है? एकमात्र कारण है बिहार के साथ हमेशा पक्षपात किया जाता रहा है और हमेशा। और इस बार का जो मुद्दा है वो मुद्दा एकदम साफ साफ है कि बहुत हुई महंगाई की मार। अब की बार मोदी सरकार, महंगा था 70 रुपये पेट्रोल, अब तो 105 रुपये बड़ा सस्ता लग रहा है। बहुत लोगों को सस्ता भी लगता है। और वही तो हम कह रहे हैं, जब 450 रुपये सिलेंडर था तो बहुत महंगा था, आज 1000 रुपये में सिलेंडर मिल रहा है तो बहुत सस्ता है। और मैं बता रहा हूँ, महंगाई, बेरोजगारी, आज़ादी के इतने वर्षों के बाद अगर आज सबसे ज़्यादा अगर देश में बेरोजगारी आज के डेट में दर है तो आज के समय में है। इसके अलावा महंगाई तो है ही, बेरोजगारी तो है ही, और भ्रष्टाचार भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। आप समझिए, जिसको प्रधानमंत्री आज जाके गाली दे के आते हैं, कल होकर उनके पार्टी में वॉशिंग मशीन होते हुए जैसे घुस जाता है, वो एक नंबर आदमी हो जाता है, उसका केस बंद हो जाता है। ऐसे एक दो तो नहीं है, कई लोग तो मुख्यमंत्री भी बन गए हैं उनके पार्टी में। तो आप समझिए। और उसके बाद जिस कंपनी पर आज रेड पड़ा, कल उधर से 1000 करोड़ का इलेक्टोरल बॉन्ड अगर उनके पार्टी के चंदा अकाउंट में घुस गया, उसका केस तमाम हो जाता है, उसका सारा केस वापस हो जाता है, उसको कोई डराया धमका, उसका जांचें बंद हो जाता है। तो मैं कह रहा हूं कि देश के लोग देख रहे हैं कि मोदी सिर्फ और सिर्फ गाल बजाते हैं, काम कुछ नहीं करते हैं। देश में महंगाई चरम पर है, बेरोजगारी चरम पर है, भ्रष्टाचार चरम पर है, और आप समझिए कि देश का लोकतंत्र खतरे में है। मैं आज कह रहा हूं कि अगर अगले 5 साल तक अगर नरेंद्र मोदी इस देश के शासक रहे तो चुनाव नहीं होगा देश में। क्या इस बात को मानते हैं कि संविधान खतरे में? देखिए, निश्चित रूप से नरेंद्र मोदी लोकतंत्र के लिए खतरा है। बड़ा अजब लगेगा आपको, लेकिन नरेंद्र मोदी जी का तानाशाही चल रहा है। देश में 2 व्यक्ति की सरकार चल रही है, 2.5 व्यक्ति भी हम कह सकते हैं, थोड़ा उसमें अडानी अंबानी को आधा जोड़ लें तो। कभी आपने सुना क्या कि संसदीय दल का पहले बैठक हुआ करता था? कभी अखबारों में देखते हैं क्या कि संसदीय दल की बैठक हुई है, संसदीय दल में लोग सवाल उठाए हैं? एक बार गाजीपुर के सांसद उठाए थे, उनको एक बार बैठक हुई थी, गाजीपुर के सांसद उठाए थे, उनको जो है सो बाहर कर दिया गया बैठक से। तो नरेंद्र मोदी का वो जो मोदी लहर, एक जो मोदी लहर था, मोदी तूफान था, वो सब खत्म हो गया है, कहानी खत्म है। मोदी जी के नाम से अब मोदी जी का माने नाम कोई फैक्टर ही नहीं बच गया है। इस बार मैजिक नहीं चलेगा, एकदम नहीं चलेगा। लेकिन दूसरी बात भी है कि एक दूसरा गिरोह भी है सर, ये गिरोह का चुनाव है। माने एक तरफ मोदी गिरोह है जिसमें 2.5-3 लोग हैं, और दूसरा तरफ इसको भी मैं गिरोह कहूँगा। आप पूछेगा कि आप गिरोह क्यों कहिएगा? भाई, आपको मोदी से लड़ना था, आपने कन्हैया कुमार को टिकट क्यों नहीं दिया बेगूसराय से? आपको मोदी से लड़ना था, दिल्ली से दिए। अरे भाई, आपने बेगूसराय से क्यों नहीं दिया? बेगूसराय उसका गरीब क्षेत्र है, बेगूसराय का वो दावेदार था। आपने पप्पू यादव को पूर्णिया क्यों नहीं लड़ने को दिया? आपको सोचना होगा, विपक्ष को भी आत्मचिंतन की ज़रूरत है कि उनको मोदी से लड़ना है कि पप्पू यादव और कन्हैया से लड़ना है। अब मुजफ्फरपुर की बात ही ले लीजिए, मुजफ्फरपुर में बीजेपी हारी हुई सीट थी ये, क्योंकि मोदी लहर खत्म है। यहाँ के लोग स्थानीय सांसद से, मोदी से बड़ी नाराज थे।
बड़ा माहौल था कि इस बार हर कीमत पर बीजेपी को यहाँ से हारना है। दुर्भाग्य से जो बीजेपी के कैंडिडेट थे, जिनका सर्वे में बीजेपी से नाम काट दिया गया, उनको किस समझ के आधार पर राहुल गांधी और वो जो हैं कांग्रेस के अध्यक्ष, उन लोगों ने टिकट दे दिया। अब टिकट दे दिया तो लड़ाई में बड़ा शांति का माहौल हो गया है, बड़ा लोग शांत है। जो भी सामाजिक कार्यकर्ता है, राजनीतिक कार्यकर्ता हैं, वो बैठे हुए हैं। क्लियर हो गया? नहीं, कुछ भी क्लियर नहीं। अब तो सबसे बड़ी बात है कि जो ज़्यादा भीतरघात कर लेगा, माने बीजेपी के मोटा मोटी बहुत सारे लोग अजय निषाद जी के लिए काम कर रहे हैं। अच्छा, बहुत सारे लोग अजय निषाद जी के लिए काम कर रहे हैं। जब आप क्षेत्र में घूमेंगे, जब गहराई से पता लगाएंगे तो आपको पता चलेगा। दूसरी बात है कि जो कांग्रेस और यूपीए के कार्यकर्ता हैं, वो थोड़ा शांत बैठे हुए हैं, वो आराम कर रहे हैं। उनको कहीं ना कहीं से उम्मीदवार पसंद नहीं है। तो जितना अधिक भीतरघात करने में अजय निषाद सफल हो जाते हैं, उतना अधिक जीत के करीब अजय निषाद जा रहे हैं। और यहाँ तक मुद्दे की बात है, तो मुद्दे के लिए दोनों गिरोह को कोई मतलब नहीं है। केंद्र सरकार बिहार की उपेक्षा कर रहा है और बिहार की सरकार मुजफ्फरपुर की उपेक्षा कर रही है। एक भी बड़ा काम, जो भी बड़ा मुद्दा है मुजफ्फरपुर का, इन सब बातों का कोई मतलब सरकार और यहाँ के एमपी का न पूर्व में रहा है और न हम उम्मीद करते हैं कि भविष्य में भी रहेगा। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी अजय निषाद जी को काम करने की आदत नहीं है और राजभूषण निषाद तो बाहरी है ही। राजभूषण निषाद को तो आप कल्याणी से एलएस कॉलेज जाने के लिए कहिए, पैदल नहीं आ सकते हैं। तो भविष्य में इसी दोनों में से कोई होगा। अजय निषाद को काम करने की आदत नहीं है, करते ही नहीं है। ऐसे में आप लोग क्या कीजिएगा? देखिए, हमारे पास एक बेहतर विकल्प निश्चित रूप से नोटा था, लेकिन हम देखेंगे कि दोनों में कम से कम बेवकूफ़ कौन है, कम हानि जनता को किससे होगी, उस हिसाब से उसको वोट देने का काम करेंगे। मतलब किसी बेवकूफ़ को ही वोट जाएगा? बेवकूफ़ को ही वोट जाएगा सर। दोनों, एक निकम्मा है, ऑलरेडी 10 साल से देख रहे हैं निकम्मा है, और दूसरा तो ऑलरेडी है ही नहीं। 2,56,000 लोगों ने वोट दिया